नमस्कार दोस्तों। साल था 2005 का। बिहार में ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि कानून व्यवस्था लगभग पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई पड़ रही थी। अगर किसी का सामान चोरी होता था तो उसे थाने में नहीं बल्कि आसपास के किसी गुंडे से संपर्क करना पड़ता था। उसे कुछ पैसे खिलाने पड़ते थे और फिर उसका चोरी हुआ सामान गुंडे ही ढूंढ कर लाते थे। ये थी बिहार की दोस्तों साल 2005 के आसपास की स्थिति। उस समय बिहार की राजनीति में एक नया शख्स जन्म लेता है। नाम था नीतीश कुमार। हाँ, ये वही नीतीश कुमार है जो पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 15 सालों से चल रहे लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का शासनकाल एक ऐसा तोहफा बिहार वासियों को दे चुका था जहां कानूनी व्यवस्था लगभग पूरी तरह से चरमराती हुई दिखाई पड़ रही थी। और शायद इसीलिए बिहार में कहा जाता था कि अब बिहार में जंगल राज हो चुका है। नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतरते हैं और जनता के बीच ये वादा करते हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं तो कानूनी व्यवस्था को सुधारेंगे, लोगों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराएंगे, सड़कें देंगे, स्वच्छ पानी देंगे और वही पुराने वादे जो सभी नेता लगभग वहां की जनता से चुनाव के समय करते हैं। अब बिहार की जनता पिछले 15 सालों से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को देख ही चुकी थी। उनको अब एक नया चेहरे की जरूरत थी, एक नई उम्मीद दिखाई पड़ रही थी जिसका एक चेहरा बने नीतीश कुमार। साल 2005 के दोस्तों विधानसभा के चुनाव होते हैं और नीतीश कुमार को जीत मिलती है। नीतीश कुमार पावर में आते हैं और अगर तब से हम अभी तक के रिकॉर्ड देखेंगे तो लगातार लगभग 20 सालों से भी अधिक का समय बीत चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति रहे हैं, उनका नाम है नीतीश कुमार। अभी कुछ महीनों में दोस्तों बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं और एक बार फिर से बिहार में मंत्रियों के नेताओं के वादे का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। फिर से वही पुराने वादे, हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, सड़कें देंगे, पानी देंगे। तो जो पिछले 20 साल का कार्यकाल रहा दोस्तों, उसमें बिहार की क्या स्थिति रही? अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे तो वादों से एकदम अलग ये बिहार दिखाई पड़ता है। जो बिहार दोस्तों कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, एक ऐसा शिक्षा का केंद्र जो विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा, विक्रमशिला, ओवंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय न केवल भारत की बल्कि पूरे एशिया में ज्ञान के प्रकाश का एक स्तंभ थे। नालंदा में बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा जैसे विषयों पर विद्वानों की गूंज सुनाई देती थी। चीनी यात्री वेनसांग और भारतीय विद्वान धर्मपाल जैसे महान लोग यहाँ आकर ज्ञान अर्जन किया करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ उस बिहार की संस्कृति और सभ्यता में कि आज उस बिहार में शिक्षा के नाम पर राष्ट्रीय स्तर से भी नीचे स्तर उसका पहुंच चुका है? दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2017 में जब बिहार में बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो 60% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स 12th के बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए, किसी स्टेट के 60% से भी ज्यादा लड़के जो 17 से 18 साल की उम्र के हैं अपने बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं। आज बिहार की वो स्थिति हो चुकी है। शायद वो विदेशी यात्री जो भारत में किसी जमाने में इस बिहार में आकर शिक्षा ग्रहण किए थे, उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि वह बिहार जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था समय के साथ एक ऐसे सांचे में ढल जाएगा जहां शिक्षा का दूर दूर तक कहीं नामो निशान दिखाई नहीं पड़ेगी। दोस्तों पिछले 20 वर्षों से तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और अभी हाल ही में फिर से चुनाव होने वाले हैं। तो उनका क्या कार्यकाल रहा और जो वादे उन्होंने साल 2005 में सरकार में आने से पहले किए थे उसकी रियलिटी क्या है? आज पिछले 20 सालों में वो वादे क्या बिहार में पूरे किए गए? इसकी क्या सच्चाई है? आज सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में दोस्तों, क्योंकि अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है और ये फिर से वही वादे करेंगे जो पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं। और इस बार दोस्तों मैं बिहार की जनता से सीधे कहना चाहता हूँ कि आप चाहे जिसको वोट दीजिए, लेकिन एक बार वोट देने से पहले सोचिए जरूर कि जो व्यक्ति 20 सालों से सरकार में है उसके बाद भी आज बिहार में स्थिति ये है कि कोई पेशेंट जो अपने बेड पर लेटा है वहां 5 गुंडे पहुंचते हैं, खुलेआम गोलियां लहराते हुए बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उसे मौत के घाट उतारते हैं और निडर होकर बिल्कुल निर्भीकता से वो वापस बाइक में बैठकर चले जाते हैं और पुलिस आती तक नहीं। वहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स दिखाई पड़ती है। क्या वो जंगल राज जो साल 2000 में लालू प्रसाद यादव के समय में दिखाई पड़ा था, क्या उसकी छवि आज आप सभी को दिखाई नहीं दे रही? क्या वास्तव में जंगल राज खत्म हो चुका है? याद रखिएगा दोस्तों कि साल 2005 में नीतीश कुमार वादा करते हुए सरकार में आए थे कि वो कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, वो बिहार में चल रहे जंगल राज को समाप्त करेंगे, लोगों को बुनियादी सुविधाएं देंगे, फिर चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे उनका खुद का कौशल उन्हें प्रदान करना हो। आज लगभग 20 साल हो चुका है। आज समय है उनकी इन संपूर्ण वादों का एक बार फिर से इवोल्यूशन करने का, सोचने का, समझने का कि क्या वाकई वो वादे नीतीश कुमार पूरे कर पाए। अभी कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है और ऐसे में आपको अपने वोट का प्रयोग करने से पहले मौजूदा सरकारों को, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, चाहे जिस भी पार्टी की हो, कोई भी नेता हो, उसके कार्यों को इवोल्यूएट करना जरूर चाहिए आपको दोस्तों। उसके कार्यों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए एक बार आपको। दोस्तों साल 2001 में जब जनगणना हुई थी तो बिहार की साक्षरता दर थी 47%। 2011 में बढ़कर अराउंड 63% होती है और आज
2024 में अराउंड 71% पहुंच चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो हमारे देश का राष्ट्रीय औसत है साक्षरता दर का, वो 77.7% है। यानी बिहार वो राज्य है जिसका पूरे देश की साक्षरता दर से भी कम अनुपात है। दोस्तों, जहां एक तरफ बिहार वासी अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी से झेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार जो बिहार को स्टेबल करने का वादा करते थे, अलग अलग तरीके से अपनी ही पार्टी को अनस्टेबल करते हुए दिखाई दिए। फिर चाहे वो साल 2013 हो, 17 हो, 22 हो या फिर 24, हर बार उन्होंने कभी बीजेपी से, कभी कांग्रेस से, कभी एनडीए से, कभी इंडिया ब्लॉक से अलग अलग तरीके से गठबंधन किए, सरकारें चलाई। लेकिन इन सब के बीच अगर एक चीज कॉमन थी तो वो था मुख्यमंत्री का पद। हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। तो फिर ये कहना कि नीतीश कुमार को समय नहीं मिला बिहार को सुधारने का, ये शायद इलॉजिकल होगा, शायद इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा। दोस्तों, ये बात भी सच है दोस्तों कि शुरुआती कार्यकाल में नीतीश कुमार ने सड़कें, बिजली और कानून व्यवस्था पर कार्य किए थे और शायद इसीलिए बिहार वासियों ने उन्हें अलग अलग तरीके से बार बार मौके दिए सरकार बनाने का। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? आज 20 साल बीत चुके हैं। शायद इस बिहार वासियों द्वारा दिए गए नीतीश कुमार के इस अवसर को नीतीश कुमार ने इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड की स्थिति में ले लिया कि हम चाहे जो भी करें, सरकार तो में तो हम रहेंगे ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो पार्टी बदल लेंगे, जरूरत पड़ी तो गठबंधन बदल लेंगे, जरूरत पड़ी तो अपने अलायंस को बदल लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। दोस्तों, बिहार की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है वहां की खेती। वहां की टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 70% लोग खेती पर आधारित रोजगार से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में पड़ी चीनी मिलें दोस्तों कई सालों से बंद पड़ी है। वो चीनी मिलें जो वहां के लोगों को रोजगार दिया करती थी, वो चीनी मिलें जो बिहार के औद्योगिक डेवलपमेंट में, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसकी हेल्प किया करती थी, वो सारी लगभग आज बंद पड़ी है। बिहार का किसान भारत का सबसे गरीब किसान है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले बिहार के 7% से भी ज्यादा लोग नौकरी की तलाश में अपना राज्य छोड़कर अन्य राज्यों में जा चुके हैं। लेकिन आश्चर्य तब लगता है जब चुनाव आयोग को लगता है कि कहीं कोई बाहरी लोग आकर के बिहार में तो नहीं रहने लगे हैं, कोई विदेशी नागरिक तो यहाँ नहीं रहने लगा है और इसलिए ही शायद वोटर लिस्ट में अमेंडमेंट करने के लिए सिटीजनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में एक दूसरा गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है बिहार का 2 राज्यों में टूटना। जी हाँ, साल 2000 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जो जेएमएम है, इसने आंदोलन शुरू किया तो बिहार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया और एक नया राज्य का जन्म हुआ, नाम था झारखंड। अब इसकी खास बात ये दोस्तों कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है, ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सभी झारखंड में चली गई। बिहार के हिस्से में कुछ नहीं बचा। जो मुख्य रोजगार का स्रोत था, जो मुख्य कंपनियां थी, चाहे वो खदान की कंपनियां हो, चाहे वो खनन की कंपनियां थी, चाहे वो टाटा की कंपनियां हो, स्टील की कंपनियां हो, ये सभी कंपनियां लगभग दोस्तों जो झारखंड में चली गई डिवाइडेशन के बाद। रिजल्ट ये हुआ कि बिहार की इकोनॉमी की लगभग कमर टूट गई। उसके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इन कंपनियों से आता था, जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता था, वो सब कुछ झारखंड में चला गया। ये मैप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि किस तरह से बिहार के नागरिक पूरे भारतवर्ष में नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, अपने गरीबी को समाप्त करने की तलाश में पूरे भारत में फैल चुके हैं। ये साल 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं दोस्तों, जो हमें बताते हैं कि टोटल माइग्रेशन का अराउंड 30% लोग तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए बिहार छोड़कर चले गए। 26% लोग परिवार के साथ गए हैं। दोस्तों, किसी भी देश या किसी भी राज्य की जो ताकत होती है वो उसके युवाओं में निहित होती है। लेकिन बिहार की स्थिति में क्या है, जरा इसको गहराई से समझिएगा। साल 1991 से 2001 के आंकड़े बताते हैं कि बिहार के 20 से 29 वर्ष की आयु के जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, उनमें से लगभग 11.5 लाख लोग राज्य छोड़कर चले गए। ये उस समय हुआ था दोस्तों जब लालू प्रसाद यादव की सरकार, और उस समय लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने क्रिटिसाइज किया था कि देखिए इनके शासनकाल में बिहार से लोग बिहार को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि ये रोजगार नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को यहाँ रोक नहीं पा रहे, उन्हें समुचित तरीके से जीविका के संसाधन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। और ये कहते हुए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आती है। लेकिन 2001 से 2011 के जो आंकड़े हैं, जो जनगणना के बाद रिलीज हुए, वो ये बताते हैं दोस्तों कि बिहार में पलायन का आंकड़ा और बढ़कर लगभग 26 लाख से भी ज्यादा हो गया। यानी 1991 से 2001 में तो मात्र 11.5 लोग बिहार छोड़कर गए थे, लेकिन 2001 से 2011 तक 26 लाख से भी ज्यादा लोग बिहार छोड़कर चले गए। तो फिर नीतीश कुमार जिम्मेदार है या नहीं? जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट साल 2024 में पब्लिश हुई और ये रिपोर्ट कहती है कि साल 2021 में 39% जो बिहारी लोग वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार पाने के लिए बिहार छोड़कर पूरे देश में पलायन कर गए, बिहार छोड़कर अन्य राज्यों में पलायन कर गए।
तो ये जो नीतीश कुमार का नारा था कि पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, उसकी रियलिटी क्या है? क्या वो नारा अब भी पूरी तरह से फेल दिखाई नहीं पड़ता है? जब 2011 के सेंसस कहते हैं कि हाँ, रोजगार की तलाश में बिहार से लोग बिहार छोड़कर जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि हाँ, बिहार में सीवियर रोजगार की कमी है, भयंकर बेरोजगारी है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डाटा बताता है कि बिहार में पर कैपिटा इनकम यानी एक व्यक्ति एक साल में 32,174 रुपए कमाता है, यानी एक महीने में 2681 रुपए। अब अगर इसका डेली का हम इनकम निकालेंगे दोस्तों तो अराउंड 89 रुपीज होता है। चलिए मोटा मोटा हम ले लेते हैं 90 रुपए। एक व्यक्ति 90 रुपए प्रतिदिन कमाता है बिहार में। अब इमेजिन कीजिए दोस्तों कि क्या 90 रुपए में उसकी जीविका हो जाएगी? 90 रुपए में तो 2 लीटर दूध भी नहीं मिलता है, 90 रुपए में तो 2 किलो चावल भी नहीं मिलेगा। अगर ढंग से आज आप खाने की कोशिश करेंगे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये सच्चाई है, इस पर कोई बात नहीं करता है चुनाव में। बात होती है तो हम जातिगत जनगणना करा देंगे, जाति के आधार पर रिजर्वेशन दे देंगे, भाषाई आधार पर क्षेत्रों को बांट देंगे। आज बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि जिस बिहार को संवारने और उसे श्रेष्ठ बनाने का वादा नीतीश कुमार ने साल 2005 में किया था, आखिर क्यों बिहार आज उस स्थिति में आकर खड़ा हो गया है कि एक व्यक्ति महज 90 रुपए ही पूरे दिन में कमा पाता है। इस 90 रुपए में उसे अपना पूरा परिवार पालना है, अपने बच्चे को दूध भी पिलाना है, उसे कपड़े भी देने हैं, उसे स्कूल की फीस भी देनी है, उसे बिजली का बिल भी देना है, उसे पानी का भी बिल देना है और मकान का किराया भी देना है। क्या ये सब कुछ 90 रुपए में हो जाएगा? अगर नहीं तो फिर आज नीतीश कुमार से ये बिहार की जनता पूछ रही है कि किस आधार पर हम आपको दोबारा सत्ता दें। क्या जो 20 साल में आप बिहार को सुधार नहीं पाए तो क्या अगले 5 साल में आप सुधार देंगे? इस बात की क्या गारंटी है आपके पास? क्या है आपके विचार दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।